फसलों का त्योहार इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम फिर से इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 17वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है फसलों का त्योहार। फसलों का त्योहार इस पाठ में सेशन क्रमांक पहला है। इसके पहले पाठ में सेशन क्रमांक 1 में हमने देखा था, जो वर्णन अब तक हमने पढ़ा है वो अधिकतर उत्तर प्रदेश, बिहार इन राज्यों का है। उस समय किस प्रकार का वातावरण वहाँ पर होता है, त्योहार मकर संक्रांति किस प्रकार से मनाई जाती है, उसके पहले वो क्या क्या करते हैं, इसका विस्तार से हमने वर्णन पढ़ा। और उसमें हमने एक बात पढ़ी कि वहाँ पर अधिकतर तिल से बनाए हुए, जैसे सिंगदाने की चिक्की होती है, उसी ही प्रकार के पदार्थ होते हैं जो गया में मिलते हैं। बिहार से होकर जो नदी होती है, गंगा नदी, वहाँ पर पाठक के द्वारा लिखी गई जो लेखिका है, उन्होंने वही वर्णन किया है कि जब वो स्कूल में जाती थी तो जो खिचड़ी बनाई जाती थी उसका आनंद कुछ और ही रहता था। तो नदी से, गंगा नदी से वो जाती थी नाव में बैठकर स्कूल के अन्य छात्रों के साथ। वो सब वर्णन हमने पढ़ा। अब आगे इस पाठ के द्वारा हमें अलग अलग प्रांतों में किस प्रकार से इस त्योहार को मनाया जाता है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। अब देखिए, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश माना जाता है और पूरे भारत में जनवरी इस महीने में जो फसल होते हैं वो अच्छे से आ जाते हैं, क्योंकि बरसात के ऋतु में जो फसल के बीज बोए जाते हैं तो थोड़े महीनों के बाद वो फसल पक जाते हैं और फिर उसको पकने के बाद खेती से सारे कार्य होने के बाद किसान उसे उन फसलों को अपने घर में लेकर आते हैं और जब उसे बाजार में, मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं, उसके पहले उस फसलों से रिलेटेड कोई ना कोई त्योहार भारत के हर प्रांत में हमें दिखाई देता है। कोई फसलों को तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेती में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। अब देखिए, जो यहाँ पर बात की गई है वह बताते समय कहा गया है कि जब ये फसलें तैयार होने लगती है तो सारे किसान, सारे गांव वाले लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसी खुशी बांटने का एक समय होता है। उसके साथ साथ एक यह उम्मीद होती है कि जो ठंड का मौसम है वो कुछ कम हो जाएगा और सूरज की गर्मी के कारण खेतों में जो फसल है वह और भी अच्छी तरह से उसके विकास होने में यह वातावरण जो होता है वो अच्छा होता है। इसीलिए दोनों प्रकार से गांव वाले और किसान लोग खुश होते हैं। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। अब देखिए, सब लोगों को आशा होती है कि किसान, अधिकतर गांव में रहने वाले जो किसान लोग होते हैं, और हमारा देश कृषि प्रधान होने के कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर किसानों की संख्या ज्यादा है, गाँवों की संख्या ज्यादा है। इसीलिए कहा गया है कि हर फसलों में उन किसानों को या गाँव वालों को यह उम्मीद होती है कि फसल अच्छा आ जाएगी और वह अपने इस खुशी को इजहार करते। जैसे कि हम ईश्वर के सामने जब भी हमारी कोई बात अच्छी होती है, हमारा संकट टल जाता है, तो हम ईश्वर से अपनी खुशियों को इजहार करते हैं, उनसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर गांव वाले या किसान लोग अपने उस आनंद को इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति। अब देखिए, पहले सेशन में हमने जो भी वर्णन पढ़ा है वो अधिकतर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का है। अब कौन से अलग अलग प्रांतों में इस एक ही त्योहार को किस प्रकार से अलग अलग नामों से जाना जाता है और किस प्रकार से थोड़ा अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, इसका वर्णन किया है। अब आप चाहे तो इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये प्रश्न में पूछ भी सकते हैं और आपको ये जीके के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए या जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से यह त्योहार या उत्सव मनाया जाता है। तो असम में बिहू नाम से यह उत्सव मनाया जाता है। केरल में ओणम इस नाम से मनाया जाता है।
तमिलनाडु में पोंगल इस नाम से ये उत्सव मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व के रूप में यह मनाया जाता है। गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार है। तो अब देखिए, जो भी हम अधिकतर हमारे भारतीय संस्कृति के जितने भी त्योहार होते हैं वह प्रकृति से संबंधित या हमारे फसलों से संबंधित होते हैं। जैसे कि हम देखें, बैल की पूजा करते हुए भी हम बैल पूर्णिमा महाराष्ट्र में अधिकतर किया जाता है, या फिर जो बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं तो वह अधिकतर फसलों से संबंधित, प्रकृति से संबंधित ही होते हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। अब देखिए, ये जो त्योहार होते हैं यहाँ पर जितने भी अलग अलग प्रांतों के नाम दिए गए हैं, तो यह जनवरी से लेकर अप्रैल तक अपने अपने तरीके से ये लोग इस त्योहार को मनाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोशों के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अब देखिए, यहाँ पर आप एक वाक्य के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, अंडरलाइन आप कर सकते हैं। झारखंड में सरहुल जो होता है वह बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और ये जो जश्न होता है, ये त्योहार होता है, पूरे 4 दिन तक मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। तो अब देखिए, अगले परिच्छेद में अलग अलग प्रांतों में जो अलग अलग जनजातियां होती है, छोटी बड़ी जातियां जो होती है, वो अलग अलग समय में मनाती है, इसका वर्णन किया है। संथाल लोग जो होते हैं वह फरवरी मार्च में, आप पेंसिल से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। संथाल लोग कब इसको मनाते हैं, तो फरवरी और मार्च में मनाते, फरवरी से लेकर मार्च महीने तक। तो उराव लोग इसे मार्च से अप्रैल तक मनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि तो महीनों के आगे पीछे क्यों हो गए, कि जैसे कि हमारी हर एक प्रांत की प्राकृतिक रचना जो होती है, नैसर्गिक रचना जो होती है, भौगोलिक जो वातावरण होता है वो अलग होता है। इसीलिए देखो, किसी स्थान पर फसल थोड़ा जल्दी आते हैं, किसी स्थान पर फसल थोड़ा बाद में आते हैं। तो ये सारे फसलों के आ जाने के बाद यह त्योहार मनाए जाते हैं। तो जहाँ पर जिन महीनों में यह फसल आते हैं उस समय यह त्योहार मनाए जाते हैं। तो संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो उराव जनजाति जो है मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। आप देखो, आदिवासी जो लोग होते हैं जंगलों में रहते हैं, तो उनका पूरा जीवन जो होता है वो जंगलों पर निर्भर होता है। लकड़ियां उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वृक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, जंगल में मिलने वाले हर चीज पर वो डिपेंड होते हैं। इसीलिए जंगल अर्थात प्रकृति को वो अपना भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, इसीलिए प्रकृति की वह पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है कि जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। देखिए, अब सरहुल के जो दिन होते हैं वो विशेष रूप से किसकी पूजा करते हैं, साल वृक्ष की। बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष होता है, बहुत महंगा होता है, इसे बाजार में बहुत व्यापार तौर से अगर देखा जाता है तो बहुत डिमांड होती है इस वृक्ष की, इस पेड़ की, क्योंकि उसे बहुत सारे उपयोग होते हैं फर्नीचर बनाने के लिए और अन्य बहुत सारे इसके उपयोग होते हैं। इसीलिए साल पेड़ की पूजा भी की जाती है। जहाँ पर की जाती है, सरहुल में, जो कि झारखंड में एक छोटा सा हम कह सकते हैं, एक गांव उसे कह सकते हैं, या एक प्रांत कह सकते हैं। जब साल के पेड़ों में खूब फूल आने लगते हैं तो मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो मौसम क्यों खुशनुमा हो जाता है, क्योंकि सब जगह खुशियां मनाते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंदित हो जाते हैं लोग, इसीलिए वहां पर मौसम भी खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते रहते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हर प्रांत में रहने वाले जो जनजातियां होते हैं, गांव में रहने वाले जो जनजातियां होते हैं, उनके उत्सव मनाने के तरीके अलग होते हैं, नृत्य करने के तरीके अलग ही होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आदिवासियों की जो नृत्य शैली होती है वो अलग होती है, इसे हम फोक डांस भी कहते हैं। तो इस प्रकार से नृत्य किए जाते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि झारखंड में ये 4 दिन मनाया जाता है। तो पहले दिन का वर्णन यहाँ पर हमने देखा। दूसरे दिन क्या करते हैं, नृत्य करते हुए लोग है ना सब घर घर पर जाते हैं।
दूसरे दिन वो नाच नृत्य करते हुए हर घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है वहां पर चंदे में वो पैसे नहीं मांगते हैं, बल्कि क्या मांगते हैं तो मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। और तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति के द्वारा जो कुछ उनको उस पर डिपेंड जो लोग होते हैं, जो जनजातियां होती है, वो अपने उस उत्सव को मनाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। एक तरफ से उनका वह क्या कहते हैं, उन्हें धन्यवाद कहते हैं, आभार मानते हैं, थैंक्स उन्हें कहते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब गांव में जाते हैं तो गांव में आपने जो इस साल जो धान उगाए जाते हैं उसका जो पहले शुरुआत का पूजा किया हुआ जो धान होता है ना, वो वैसे ही रखा जाता है। और फिर नए इसके बाद जो किसान खेती करने वाले होते हैं बरसात की ऋतु में, तो वही धान फसल बोने के लिए लगाए जाते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, इसके पहले हमने अलग प्रांत का वर्णन पढ़ा, अब तमिलनाडु का हम पढ़ रहे हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति और फसलों से जुड़ा हुआ जो उत्सव होता है उसे पोंगल इस नाम से जाना जाता है। इन दिन खरीफ के फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि काटकर घरों में पहुंचते हैं और लोग क्या करते हैं, नए धान कूटकर चावल निकालते हैं और फिर हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। और हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी के मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर नई फसल जो होती है उसको धूप में पकाया जाता है नए मटके के साथ, और वो नया कोरा मटका होता है, साबुत जिसे हम कहते हैं, तो उसे बांधकर हल्दी हम देखते हैं कुछ हल्दी जो होती है वो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और शुभ कार्य में, पूजा विधि में उसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हल्दी का भी वहां पर उपयोग किया जाता है। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल 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 के स्वर सुनाई देते हैं। अब देखिए, अगला एक प्रांत का वर्णन यहाँ पर किया है, वह है गुजरात। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या किसी भी आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। तो देखो, हर एक प्रांत का अलग अलग मकर संक्रांति मनाने का रिवाज होता है। तो गुजरात में अधिकतर पतंग उड़ाकर यह त्योहार मनाया जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को मूंगी तिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। तो आपको देखो यहाँ पर याद रखना है, पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है, तो घुघुतिया कहा जाता है। और इस दिन क्या किया जाता है, आटे में, गेहूं का आटा हो सकता है, कुछ दूसरा कुछ भी आटा हो सकता है, उसमें गुड़ को गूंदकर उसका पकवान बनाया जाता है और उस पकवानों को तरह तरह का आकार दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल, इस प्रकार से आकार बनाया जाता है और फिर पकवान को वो तल दिया जाता है। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी अर्थात गन्ने का टुकड़ा पिरोया जाता है। फिर ये काम जो होते हैं ना, बच्चे बहुत प्रसन्नता के साथ, रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला को पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कौवा आओ, घुंघुट आओ, ले कौवा बड़ो, मके देजा सोने का घड़ो, खाले पूरी, मके देजा सोने की चिड़ी। तो इसके साथ ये बहुत सारी चीज की कामना करते हैं, जो उन्हें मांगना होता है वो मांग लेते हैं। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी के स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। अब देखिए, इस पूरे पाठ में हमें भारत के अलग अलग प्रांतों में किस प्रकार से मकर संक्रांति मनाया जाता है इसका वर्णन किया है। अब अगर देखा जाए, मकर संक्रांति के पीछे अगर वैज्ञानिक हम कारण देखते थे
हम कह सकते हैं कि सूर्य जो होता है मकर में प्रवेश करता है, और उसे हम उत्तरायण भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि उत्तरायण होने पर सूर्योदय होता, सूर्यों का ईश्वरों का, भगवानों का सूर्योदय होता है और दैत्यों का सूर्यास्त होता है। इन दिनों में दिन जो होते हैं वो बड़े होने लगते हैं और रात का समय जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। और ये जो पर्व होता है वो किसानों का पर्व माना भी जाता है, या फिर फसलों का त्योहार भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय में अधिकतर खेतों में फसल आते हैं और किसान फसलों को अपने खेतों में आए हुए देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके खेतों में अच्छी फसल आई है। तो वह ईश्वर को धन्यवाद देते हुए यह त्योहार मनाते हैं और उनकी अनुकंपा अर्थात उनका आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद उन पर इसी प्रकार बनाए रहे। इस कारण यह सारे मतलब हम कह सकते हैं कि मनुष्य का प्रकृति की तरफ देखने का एक आशावादी दृष्टिकोण है। इसके साथ साथ अलग अलग प्रांतों में किस प्रकार से मनाया जाता है इसका वर्णन हमने अब तक पढ़ा है। और एक ही त्योहार को हम अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों के साथ साथ अलग अलग, अब देखिए कहाँ पर खिचड़ी बनाकर यह त्योहार मनाया जाता है। खिचड़ी मतलब क्या होता है कि देखो खेतों में कहीं पर चावल आते हैं, कहीं पर अलग धान आते हैं, अरहर की दाल वो सब आते हैं। तो ये सारे जितने भी नए धान आते हैं इकट्ठा करके फर्स्ट खेतों में निकाले हुए धान को इकट्ठा करके उसका प्रसाद बनाया जाता है और वह बांटकर खाया जाता है। इस दिन दान भी किया जाता है, इसका भी वर्णन किया है। तो दूध, चावल, गुड़ आदि का खीर बनाते हैं, मीठे पदार्थ बनाकर, व्यंजन बनाकर लोग अपनी खुशियों को व्यक्त करते हैं। अब देखिए बिहार और यहाँ पर सब देखिए नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। तो ऐसे समय पर लोग नदी में जाकर स्नान करने जाते हैं और पुण्य का कार्य मानते हैं। कई कई लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ जाता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर फिर भी बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी लोगों की वहां पर भीड़ जम जाती है। एक धार्मिक आस्था लोगों की होती है कि उन दिनों में जो नदी होती है, पवित्र नदी होती है, गंगा यमुना, ये जो त्रिवेणी संगम होते हैं, वहां पर अगर जाकर स्नान करेंगे तो गंगा मैया का आशीर्वाद उनको मिलेगा। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। अब देखिए इन दिनों में जो वातावरण जो होता है वो बहुत ही शीतल होता है, ठंडा होता है और वातावरण में ये सारी गर्मी निर्माण हो। और जैसे कि मैंने कहा था तिल जो है वो अधिकतर इसी मौसम में आता है और तिल जो होता है वह तेल युक्त पदार्थ होता है और इसी समय हमारे शरीर को उसकी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो हमारे आरोग्य के साथ उसका संबंध हम लगा सकते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। अब देखिए जितने भी बच्चे पाठ पढ़ रहे हैं तो वो अलग अलग प्रांत के हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रांतों में इस त्योहार को अधिकतर जो मकर संक्रांति होती है वो फरवरी महीने में आती है, 14 या 15, इन दोनों तारीख में से एक तारीख को यह त्योहार या उत्सव आता है। तो हर प्रांत में इसको मनाया जाता है। तो आपके प्रांत में कैसे मनाया जाता है? आपके प्रांत में इसे किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न पूछा गया है। या आप फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हैं? यदि आप आपस में बात करें तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो देखो हम अलग अलग स्थान पर रहते हैं, हम त्योहार एक ही होता है लेकिन उसे अलग नाम से अलग ढंग से मनाते हैं। तो बच्चों फसलों का त्योहार यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।